तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था प्राइमरी मार्केट का, उसमें हमने दो मेथड किए थे कि किस तरह से न्यू इशू मार्केट वर्क करती है या न्यू सिक्योरिटीज़ को किस तरह से इशू किया जाता है। तो देखिए इसमें थर्ड मेथड आता है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है? डायरेक्ट सेल ऑफ सिक्योरिटी बाय द कंपनी टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको डायरेक्टली ही कंपनी सेल कर देती है ना। फिर ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं ये आगे सेल करते हैं टू द इन्वेस्टर्स। तो जैसे हमारा पिछला था ना ऑफर फॉर सेल, उसी तरीके से यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस को जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं उनको सेल कर दिया जाता है, या जो इशू हाउसेज होते हैं उनको सेल कर दिया जाता है, ताकि वो फिर आगे जो है वो इन्वेस्टर्स को इन शेयर्स को सेल कर दें। तो ये भी बहुत सिंपल सा मेथड है। इसमें ये इंटरमीडियरीज हो जाते हैं जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं, है ना। इसका एडवांटेज क्या है कि कैपिटल मोर क्विकली पब्लिक के पास चली जाती है ना। पब्लिक इशू होगा, कंपनी को बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, तो उसमें मनी आने में टाइम लग जाता है। इसमें डायरेक्ट जो इन्वेस्टर है, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, उसको शेयर्स दे दिए जाते हैं, वो आपको इकट्ठा अमाउंट दे देता है। तो इसलिए कंपनी को इशू की जो कॉस्ट है वो बियर नहीं करनी पड़ती। और प्राइवेट प्लेसमेंट कॉन्फिडेंटली जो है वो कॉन्फिडेंशली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास जो है वो शेयर्स पहुंच जाते हैं, या जो भी सिक्योरिटीज़ है वो पहुंच जाती हैं और वो फिर आगे इशू कर देती हैं। और दो शेयर्स इन विच पब्लिक शोज़ नो इंटरेस्ट, ऐसी भी कंपनीज होती हैं जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट शो नहीं करती, जस्ट लाइक ए न्यू कंपनी। तो ये गारंटी ले लेती हैं क्योंकि उन्होंने परचेज़ कर ली, ये आगे फिर शेयर इशू करेंगे ही करेंगे, है ना। तो कोई एक्सपेंडिचर इनको बियर नहीं करने पड़ते। और कुछ पब्लिक कंपनीज ऐसी होती हैं जो बहुत छोटी होती हैं, है ना, जिनको ये पब्लिक इशू जो है वो अफोर्ड करना पड़ता है। तो प्राइवेट प्लेसमेंट उनके लिए बेटर है क्योंकि यहाँ पर उनको ज़्यादा अमाउंट स्पेंड नहीं करना पड़ता। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर हो जाता है, कुछ लोगों के हाथ में ही पावर चली जाती है। अगर वो उसको आगे सेल ना करें तो वो 100% उसके क्या बन जाएंगे? ऑनर बन जाएंगे, है ना। तो इंटरमीडियरीज आर्टिफिशियल स्कार्सिटी भी क्रिएट कर देते हैं, मतलब शेयर्स अवेलेबल हैं लेकिन वो शो कर देते हैं कि अवेलेबल नहीं है, डिमांड है बट सप्लाई नहीं है, तो इससे वो रेट को बढ़ा देते हैं। और ये जो मेथड है वो पब्लिक के दिमाग में कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं करता। उनको लगता है कि कंपनी डायरेक्ट क्यों नहीं सेल कर रही, तो ये जो मिडलमैन्स हैं ये तो रेट बढ़ाकर फिर आगे सेल करते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा आता है IPO थ्रू सेकेंडरी मार्केट की इनिशियल पब्लिक ऑफ़र। ये सी पार्ट था प्राइवेट प्लेसमेंट। ये फोर्थ मेथड है कि इस तरीके से भी शेयर्स जो है वो न्यू शेयर्स इशू किए जाते हैं, जिसमें हम सेकेंडरी मार्केट की हेल्प लेते हैं, जैसे जो स्टॉक एक्सचेंज है। तो प्रपोजल फॉर मेकिंग IPOs थ्रू द सेकेंडरी मार्केट वाज एक्सेप्टेड बाय सेबी। 99 में सेबी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था। इट मीन्स जो सेबी है वो अलाउ कर रही है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करने के लिए ऑफ स्टॉक एक्सचेंज फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफ़र। कि जो न्यू इनिशियल पब्लिक ऑफ़र मीन्स जो फर्स्ट टाइम पब्लिक ऑफ़र किया जा रहा है, जो फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू किए जा रहे हैं, उसके लिए सेबी अलाउ कर देती है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ किया जाए। और ये जो सिस्टम है ये क्या करता है, IPO को 2 वीक्स में, मतलब कम टाइम हो जाता है, विदिन 2 वीक्स इनकी जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करता है। तो यहाँ पर जो ब्रोकर्स हैं स्टॉक एक्सचेंज के, उनको एडवाइस किया जाता है टू आस्क टू सक्सेसफुल अलॉटी टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म। कि जो इन्वेस्टर्स हैं, इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स, उनको कहा जाए कि वो अपनी एप्लीकेशन इस लिमिट के अंदर जो है वो सबमिट कराएं, है ना। तो वो कोशिश की जाती है जल्दी से इस प्रोसेस को कंप्लीट करने की। तो यहाँ पर जो ब्रोकर्स हैं वो क्या करते हैं, एक सेपरेट एस्क्रो अकाउंट खोलते हैं फॉर द प्राइमरी मार्केट इशू। ऑर्डर प्लेस करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाइंट। उनके पास अपने क्लाइंट्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, उनके बिहाफ पर ऑर्डर प्लेस करते हैं। और जब फाइनल हो जाता है शेयर एलोकेशन का, तो वो एडवाइस करते हैं अलॉटी को कि वो अपनी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कराए और जो अमाउंट है वो पे करे, है ना। क्लियरिंग हाउस एक्सचेंज का विल डेबिट द प्राइमरी इशू अकाउंट ऑफ ब्रोकर। ब्रोकर के अकाउंट से डेबिट कर देता है और इशूअर के अकाउंट में क्रेडिट कर देता है ना। तो इस तरीके से इनकी पेमेंट होती है। सर्टिफिकेट डिलीवर होते हैं टू द इन्वेस्टर और देयर डिपॉजिटरी अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो इस तरह से ये ऑनलाइन काम होता है, जिसमें इनिशियल पब्लिक ऑफ़र को स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, सिक्योरिटी मार्केट के थ्रू शेयर्स को बेचा जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है राइट इशू, जो आपने सुना भी होगा राइट इशू। कि कंपनी जब अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को न्यू शेयर्स जब इशू करती है, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इस चीज़ का बेनिफिट देती है कि आप जो है वो अगर परचेज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, है ना। तो इफ़ अ कंपनी वांट्स टू इंक्रीज़ इट्स सब्सक्राइब कैपिटल बाय अलॉटमेंट ऑफ फर्दर शेयर आफ्टर 2 years फ्रॉम डेट ऑफ इट्स फॉर्मेशन के 2 साल के बाद
तो डेट ऑफ फर्स्ट अलॉटमेंट, इट हैज़ टू ऑफर शेयर्स एट फर्स्ट टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को वो शेयर देती है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, राइट इशू। तो इसकी कुछ कंडीशंस होती है कि राइट इशू करने के लिए आपके शेयर्स फुल्ली पेड अप होने चाहिए, है ना। और इसके अलावा अगर जो शेयर होल्डर है उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, उसको आप फोर्स नहीं कर सकते राइट इशू के लिए। अगर वो चाहे तो वो उसको परचेज़ कर सकता है, अदरवाइज़ वो उसको रिनाउंस भी कर सकता है। रिनाउंस मीन्स किसी और को दे सकता है अपनी जगह पर, उन शेयर्स को किसी और को भी वो राइट वो पास कर सकता है। तो अब देखिए इसके क्या रूल हैं कि जैसे बता रही थी कि उन्हीं शेयर्स को मार्केट में मतलब राइट इशू कर सकते हैं जो ऑलरेडी मार्केट में हैं, बिल्कुल न्यू शेयर्स नहीं हो सकते, है ना। राइट प्रोरेटा बेस पर होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी को तो राइट दे रहे हो किसी को नहीं दे रहे। प्रोरेटा बेस पर दिया जाता है कि आपके पास 10 शेयर हैं तो आपको 2 शेयर मिलेंगे, आपके पास इतने शेयर हैं तो आपको इतने शेयर मिलेंगे। और इसके लिए नोटिस भेजा जाता है उनको कि आपको जो है वो इतने शेयर्स के लिए जो है वो राइट है उसको परचेज़ करने का। टाइम भी बताया जाता है जो कि 15 दिन से कम का नहीं होना चाहिए। हर शेयर होल्डर को ऑप्शन दी जाती है टू सब्सक्राइब और रिनाउंस और सरेंडर, जैसा भी वो चाहते हैं। लेकिन अगर वो टाइम पीरियड के अंदर अगर वो एक्सपायरी हो जाती है तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को राइट मिल जाता है कि वो उन शेयर्स को अनसब्सक्राइब मानकर उनको बाहर पब्लिक को भी इशू कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से ये राइट इशू भी हो सकता है। बोनस शेयर्स, इसके बारे में भी आप अवेयर हैं कि जब कंपनी के पास एडिक्वेट कैश नहीं होता, है ना, और कंपनी डिविडेंड पे करना चाहती है, जनरल बात यह है कि जब कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स तो हैं लेकिन उसके पास कैश डिविडेंड देने के लिए कैश नहीं है, तो फिर वो क्या करती है कि एडिशनल इक्विटी शेयर्स इशू कर देती है टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स विदाउट चार्जिंग एनीथिंग। उनसे कुछ नहीं लेती, कोई पेमेंट नहीं लेती। तो इस तरह का जो शेयर्स इशू किए जाते हैं विदाउट टेकिंग एनी कंसिडरेशन, कोई कंसिडरेशन नहीं लिया जाता, उसको हम क्या कहते हैं, बोनस शेयर, है ना। तो ये जो बोनस शेयर हैं जैसे बताया कि क्या किस तरह से बोनस दिया जाता है, या तो पार्टली पेड अप शेयर है उसको फुल्ली पेड अप बना सकती है, और सेकंड कि बाय इशू ऑफ फ्रेश फुल्ली पेड अप बोनस शेयर, है ना, या उनको जो है फ्रेश शेयर्स भी दिए जा सकते हैं। तो ये 2 वेज़ हैं जिससे कि बोनस शेयर्स इशू किए जाते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है बुक बिल्डिंग। अब ये बुक बिल्डिंग क्या है, जो आपने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में भी पढ़ा होगा कि इट्स अ मेथड ऑफ इशू ऑफ शेयर बेस्ड ऑन फ्लोर प्राइस, कि यहाँ पर जो शेयर इशू किए जाते हैं उनकी प्राइस कंपनी सेट नहीं करती, कंपनी मिनिमम प्राइस बता देती है कि कम से कम इतना प्राइस होना चाहिए। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कहा जाता है कि यू हैव टू डिसाइड द प्राइस। आपको बिडिंग करनी है, बोली लगानी है कि आप किस प्राइस पर शेयर्स को ख़रीदना चाहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो कहेंगे कि हमें तो फ्री में दे दो, है ना। तो उनके लिए एक मिनिमम प्राइस सेट कर देते हैं जिसको हम कहते हैं फ्लोर प्राइस, कि कम से कम इतना प्राइस तो होना ही चाहिए। जैसे एट पार, है ना, 10 रुपये का शेयर है तो वो फ्लोर प्राइस हो जाएगा 10 रुपीज़, विच इज़ इंडिकेटेड बिफोर द ओपनिंग ऑफ बिडिंग प्रोसेस। इसमें बिडिंग प्रोसेस चलती है, बोली लगाई जाती है, और बिडिंग प्रोसेस में एक टाइम लिमिट होती है, कुछ टाइम भी 10 दिन 15 दिन इस तरह से होते हैं। तो बिड की ओपनिंग डेट भी होती है और क्लोजिंग डेट भी होती है। तो फ्लोर प्राइस स्टार्टिंग में सेट कर दिया जाता है, फिर इशू प्राइस फिक्स होता है बिड की क्लोजिंग डेट के बाद। तो बिड बुक बिल्डिंग इन्वॉल्व्स फर्म अलॉटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू सिंडिकेट और मर्चेंट बैंकर, कि इसके अंदर जो अलॉट कर दिए जाते हैं सिक्योरिटीज़ को, किसको, मर्चेंट बैंकर्स को। अब ये जो लीड मर्चेंट बैंकर है या जो भी सिंडिकेट है, सिंडिकेट मेंबर ऑफ इशू, ये एक नॉमिनेट करता है, एक बुक रनर रखता है। जनरली मर्चेंट बैंकर्स ये बैंक्स ही होते हैं, इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है। फिर ये इशू से रिलेटेड बुक रनर जो है वो रखते हैं, अपॉइंट करते हैं। बुक रनर को इसकी एक कॉपी दे दी जाती है ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस की, जिसके अंदर पूरी डिटेल होती है। तो जो बुक रनर है वो इन्वेस्टर से बिडिंग लेता है, और जब वो बिडिंग लेता है फिर उसके बाद वो डिसाइड करता है बुक रनर कि जो ऑफर्स बुक रनर्स को भेजे गए हैं उसके बेस पर फिर ये डिसाइड करता है कि एट व्हाट प्राइस जो शेयर्स हैं विल बी इशूड। तो इशू प्राइस कौन डिसाइड करेगा, बुक रनर, है ना। प्राइस इज़ फाइनलाइज्ड बाय बुक रनर एंड इशू कंपनी, जो कंपनी होती है वो डिसाइड करती है, और फिर वो ऑफ़र कर दिया जाता है कि इस प्राइस पर जो शेयर्स हैं वो इशू किए जाएंगे। तो आई थिंक मीनिंग क्लियर हो गया होगा। फिर से सुन लो, बुक बिल्डिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि जो शेयर्स इशू किए जाते हैं उसके प्राइजेस कंपनी डिसाइड नहीं करती, बल्कि कौन डिसाइड करता है,
इन्वेस्टर्स से पूछा जाता है कि आप इसको किस प्राइस पर